हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आइए देखते हैं कि कौन कौन से इस वीक में डेटाज हैं जो फॉरेक्स मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डेटाज नहीं है, लेकिन जो आने वाले डेटाज हैं उनकी शुरुआत इन्हीं छोटे डेटाज से होती है। तो सबसे पहले आपका जो डेटा निकलेगा वो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा निकलेगा वेडनेसडे को। न्यू होम सेल्स का डेटा निकलेगा थर्सडे को। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा निकलेगा फ्राइडे को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्सडे को आपका पीएमआई डेटा है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट निकला जाएगा अलॉन्ग विद ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स डेटा एंड न्यू होम सेल्स डेटा। ठीक है, अब नए अगर होम सेल्स हो रहे हैं यानी नए घर बिक रहे हैं तो डेफिनेटली पीपल आर बाइंग मोर, उनकी परचेजिंग पावर अच्छी हो रही है। ठीक है, ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स के डेटा अगर अच्छे आए तो ये भी पॉजिटिव रहेगा डॉलर के लिए। और थर्सडे को पीएमआई डेटा के अंदर जो एक इनपुट देखा जाएगा वो देखा जाएगा इनपुट कॉस्ट। अगर इनपुट कॉस्ट में राइजिंग है यानी जो परचेजिंग मैनेजर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, अगर वो रॉ मटेरियल के अंदर उनका इनपुट कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट डिनोट सम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो सकता है। इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हुआ तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा डॉलर के ऊपर। क्योंकि क्या हो सकता है, अभी जो सीपीआई रिपोर्ट आया है ना, उसमें एक लिटिल डेविएशन बाय द पॉलिसी मेकर फ्रॉम देयर हॉकिश रिमार्क्स पोस्ट द सीपीआई रिपोर्ट। अब थोड़ा सा डेविएशन आया है पॉलिसी मेकर्स के बीच में। कुछ ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं, 12 मेंबर्स की कमिटी में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि इफ देयर इज ए मोर हायर फॉर लॉन्गर रिटोरिक नेक्स्ट वीक, यानी हायर इन्फ्लेशन देन वी विल गो फॉर हाई इंटरेस्ट रेट्स। हायर फॉर लॉन्गर, अगर ज़्यादा समय तक इन्फ्लेशन ऊपर रहा तो हम इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाएंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। और ये सारे का सारा इम्पैक्ट डालेगा डॉलर के ऊपर। डॉलर अपने जो लॉसेस अभी डाउनफॉल में चल रहा है वापस आ सकता है और जो यील्ड्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वेनेसडे को आपका एफओएमसी का मिनट्स है, जो मई में आपका 1 मई को मॉनेटरी पॉलिसी निकली थी उसके मिनट्स हैं, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके स्टेटमेंट्स को भी देखा जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीपीआई डेटा। इस वक्त 3 कंट्रीज का आपका सीपीआई डेटा है, 3 मेजर बैंक्स का सीपीआई डेटा है आपका इस वक्त। किस किस का डेटा है आपका? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कनाडा का डेटा है आपका, जापान का डेटा है आपका और यूनाइटेड किंगडम का डेटा है आपका। Inflation data will dominate the economic agenda once again in the coming week as CPI numbers are due in Canada, Japan and the United Kingdom. The Canadian figures are up first on Tuesday. तो सबसे पहले कनाडा का आपका इन्फ्लेशन डेटा आएगा। Prior to that, it will be an unusually quiet start to the week as several markets will be closed on Monday. मंडे को बहुत सारे मार्केट्स क्लोज हैं, तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट डालेगा वो कैनेडियन डॉलर पर डालेगा। बैंक ऑफ कनाडा जून 5 को आपकी एक मीटिंग करने वाला है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग मीटिंग होगी, और उसमें अराउंड 40% प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 बेसिस पॉइंट को कट कर सकता है। अब सीपीआई डेटा भी अगर आपका मान के चलो ट्यूसडे को हल्का आया तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन जाएगा कि बैंक ऑफ कनाडा आपका इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकता है, और ये कैड के लिए नेगेटिव होगा और यूएसडी के लिए पॉजिटिव होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो यूएसडी कैड में आपको एक बूस्ट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सीपीआई डेटा ने आपको सरप्राइज दिया और इंक्रीज होकर आया तो डेफिनेटली आपका कैनेडियन डॉलर मजबूत हो जाएगा और यूएसडी आपका वीक हो जाएगा। तो इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी आपको। यूके भी अपना वेडनेसडे को सीपीआई डेटा निकालेगा। अगर हम 2-3 साल का डेटा देखें, जैसे सितंबर 2021 में हेडलाइन सीपीआई जो है 3.2% आया, पहले मार्च में आया सितंबर 2021 से के कंपैरिजन में। फिर आपका अप्रैल के अंदर देयर इज बीन एनकरेजिंग ड्रॉप इन स्पोर्ट सीपीआई टू इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 2023। 2021 के बाद आपका 2023 के कुछ स्टार्टिंग के महीनों में भी आपका सीपीआई डेटा आपका थोड़ा सा हल्का आया था। और अप्रैल इज एक्सपेक्टेड टू बी अनदर गुड मंथ फॉर यूके इन्फ्लेशन। जनरली ये जो मार्च अप्रैल के अंदर डेटा निकलते हैं इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। लेकिन इस बार क्या, जून से पहले आपके 2 सीपीआई रिपोर्ट है। देयर विल बी 1 मोर सीपीआई रिपोर्ट बिफोर द जून पॉलिसी मीटिंग, so should the 2 releases confirm to expectations. The Bank of England may decide not to wait until August before slashing rate. अगर दोनों सीपीआई डेटा आपके अगर वीक आए तो गवर्नमेंट आपका इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकती है अगस्त से पहले पहले। लेकिन इस बीच में अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा स्ट्रांग होकर आता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस अगर ईज अप होते हैं थोड़े से, तो लार्जर रेट कट का हम बाजार में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बड़े कट्स नहीं आएंगे, छोटा कट हो सकता है आपका। ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका जो जीबीपी है मेरे को तो अभी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, चाहे ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करें या ना करें। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे तो एक शॉर्ट टर्म सेटबैक जरूर लगेगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे को जीबीपी का स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है।
जापान की अगर हम बात कर लेते हैं, जापान में भी इन्फ्लेशन डेटा है। इन्फ्लेशन डेटा वहाँ पे कंट्रोल होकर आ रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड में आ रहा है, क्योंकि उसका कारण क्या है, श्रिंकिंग जीडीपी। जीडीपी डेटा भी कॉन्ट्रैक्ट होकर आ रहा है, यानी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, और डिमांड नहीं है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल हो जाएगा। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर है, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर है तो उसका मतलब जापानीज इकोनॉमी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो कोई पॉइंट उठता ही नहीं है कि जापान आपका इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये सितंबर से पहले कोई भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका जापानीज येन आपका वीक हो रहा है। तो आई होप आपको फंडामेंटल समझ में आ गए। अब हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे समझते हैं और चार्ट की तरफ समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि भाई नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका नेगेटिव आया है, तो आपका सीपीआई डेटा भी नेगेटिव आएगा, और सीपीआई डेटा भी नेगेटिव आया, और उसका इम्पैक्ट आपको एक नेगेटिव देखने को मिला बाजार के अंदर। अब ये 2 दिन का रैली जो आप समझ रहे हो या पुल बैक आप देख रहे हो मार्केट में, इस वजह से आया है कि कुछ जो फेड के प्रेसिडेंट हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं, टोटल अमेरिका के अंदर 12 फेड के ऑफिसेज हैं, उनके अपने अपने प्रेसिडेंट हैं। तो 2 लोगों ने आके बोला है कि नहीं भाई अभी इन्फ्लेशन अभी ठीक है नेगेटिव आया है, लेकिन ये 1 महीने का इम्पैक्ट है, आने वाले समय में ये इन्फ्लेशन वापस इंक्रीज हो सकता है। तो हमें लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, सितंबर मंथ के अंदर हमें इसे कंसीडर करना चाहिए। तो ऐसा बोलते ही क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी छलांग देखने को मिली आपको, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये अभी भी वीक है। जब तक ये 105-41 के ऊपर बंद नहीं होता, देखो लास्ट वीक भी मैंने क्या बोला था, जब तक ये $106 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक तेजी नहीं आएगी, ये वीक है। और उस दिन भी आप देखोगे पहले से ऊपर जा रहा था, लोग यहाँ पे तेजी में बैठ गए थे, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा था वीक है ये तब स्ट्रांग होगा जब ये 106 के ऊपर ट्रेड करेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ 105.41 के ऊपर अगर ये क्लोज दे देगा, 2 दिन कंटिन्यूस क्लोज दे देगा, तब ये तेजी पकड़ सकता है, नहीं तो ये वीक है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए वापस ही नीचे की तरफ आपका मार दे। तो डॉलर इंडेक्स अभी ओवरऑल वीक पोजीशन पे है। यूरो यूएसडी पे हम लोग आ जाते हैं। यूरो यूएसडी आपका बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। कभी भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब 750 के ऊपर बंद हो जाएगा तो ये 850 900 को अप्रोच करेगा। फिर मैंने बोला था कि 800 के ऊपर अगर ये बंद हो गया तो ये 950 को अप्रोच करेगा। ये डेफिनेटली 950 को अप्रोच करने जा रहा है। बेस्ट बाइंग बनती है कि 800 के आसपास आ जाए, आप यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 750 के आसपास आप अपनी पोजीशन को ऐड करो। फाइनल स्टॉप लॉस आप 700 का लगाओ। इसके नीचे अगर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये 950 तक आपका जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। जीबीपी यूएसडी भी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन बताई थी कि भाई जब तक ये 2500 का लेवल ब्रेक नहीं करता, 2440 का लेवल ब्रेक नहीं करता, दोनों लेवल दिए थे मैंने, छोटे और बड़े दोनों लेवल्स दिए थे मैंने। जिनको एकदम कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगाना है उनके लिए लेवल था, जो थोड़े ब्रॉड लेवल्स को एक्सेप्ट कर सकते थे उनके लिए 2440 का लेवल था। इसके लेवल के नीचे जाते ही वीक हो जाता है, लेकिन अभी वीक नहीं है। कोई भी डिप अगर आपका इस वीक में 2600 तक आता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि 2600 तक अगर कोई डिप आता है आप लक्की रहोगे, आप इसको बाय करो, ठीक है। 2550 पे आप अपने पोजीशन को ऐड करो। 2500 के नीचे बंद होता है तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से 2850 तक आपको नजर आएगा जीबीपी यूएसडी। जीबीपी जेपीवाई में दोबारा आपको बाय लेना चाहिए। लास्ट वीक मैंने बोला था कि 197 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनानी है। वहां से 200 पिप का फॉल आपको देखो मिला, देखने के लिए बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिला होगा आप लोगों को, जिन लोगों ने हमारे एनालिसिस फॉलो किया होगा। अभी ये वापस प्रीवियस हाई को तोड़ के, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, 199-200 तक जा सकता है। दूसरा फंडामेंटल रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जापान में अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, विच इज नेगेटिव फॉर दी जापानीज येन। जापानीज येन इसलिए गिर रहा है, इसके अगेंस्ट में जितने भी काउंटर करेंसीज है, जैसे बेस करेंसीज में कौन कौन सी है, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, एनजेटी जेपीवाई, सब इंक्रीज हो रहे हैं, सबको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए ऊपर जा रहा है। तो आपको उसको बाय ट्रेड लेना चाहिए। अब बाय ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, करंट लेवल पे भी 196 आता है, यहाँ पर भी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट तो अभी क्लियर कट नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि 195 का आपका स्टॉप लॉस है। ये कट गया तो उसके नीचे 193 भी आ सकता है, 192 भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता। 195 के नीचे अगर बंद हो गया तो एग्जिट है। अब एग्जिट मैंने बता दिया, एंट्री आप देख लो, आप एंट्री यहाँ से लोगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। 196 के आसपास से लोगे तो ये स्टॉप लॉस है। टारगेट 199 से 200 का आपका टारगेट है, तो ये टारगेट्स भी मैंने बता दिए। एंट्री अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढ लीजिएगा। एयूडी यूएसडी मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था भैया बाय है, 6608 के आसपास बोला था बाय कर लो, 6700 के आसपास जाएगा, अचीव हो गया है, इसको आप बाय कर सकते हो। नीचे आता है तो उसको बाय करके चलो। कहाँ तक आता है, अगर ये 6600 मिल जाता है इस वीक के अंदर तो बाय करो। 6550 का अपना एसएल लगाओ, और टारगेट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से 50 पिप 70 पिप जो भी आपको देखने देख लो। मेरे को लगता है अभी 6800 के आसपास कम से कम इसको जाना चाहिए, ये मेरा फाइनल टारगेट है एयूडी यूएसडी के अंदर।
यूएसडी कैड मैंने आपको बता दिया। यूएसडी कैड का आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। इसमें दो तरीके से बाइंग हो सकती है कि एक तो आप ये 3650 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाय करो, और ये जो कैंडल है इसका लो, ये मैं बता देता हूँ, इसका लो है आपका 3590। 3590 के एसएल के साथ आप बाय करो, ऊपर 3750 तक के आपको टारगेट मिलेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो नीचे आप 3550 को एक बार जब ये ब्रेक करता है तो यहीं पे कहीं बाय कर लेना। 3470 का स्टॉप लॉस लगा देना, यहाँ से डेफिनेटली आपको बाउंस बैक मिलेगा, आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मैंने आपको दोनों ट्रेड बता दिए, बाय ऑन ब्रेकआउट बता दिया, तो अगर ऊपर बकता है तो भी आपका ट्रेड मिस नहीं होगा, और नीचे गिरता है तो भी आपका ट्रेड मिस नहीं होगा, ठीक है ना। यूएसडी जेपीवाई और बता देता हूँ, क्योंकि उसके भी आपका इन्फ्लेशन का डेटा है आपका। यूएसडी जेपीवाई आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मैं तो देखो क्लियर कट जापानीज येन के अंदर वीक हूँ, तो उसको बाय करो। फाइनल स्टॉप लॉस यही रहेगा, ये जल्दी ही ये लेवल टूटेंगे और ये प्रीवियस हाई को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, 153 का एसएल दे सकते हो, 158 का आपका टारगेट रहेगा मिनिमम, उसके ऊपर भी जा सकता है। गोल्ड ओवरऑल तेजी में, लास्ट वीक भी मैंने बोला था भैया बाय करो गोल्ड को। गोल्ड नीचे आने वाली कमोडिटी है ही नहीं, साल में ये $2500 भी जाएगा, 2600 भी जाएगा। अभी 2414 चल रहा है, मैं फुल फोरकास्ट कर रहा हूँ ये 2500 2600 तक जा सकता है, ठीक है। कोई भी डिप आता है आपका 2400 के आसपास आता है, 2380 के आसपास आता है, आप बाय करके चलो। 2360 आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। 2400 पे है वहाँ बाय करो, 2380 पे एवरेज करो। टारगेट ऊपर के 2450 तक के आपके टारगेट रहेंगे। 2450 के ऊपर बंद हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2500 का रहेगा। तो बाय ऑन डिप करो, सेल के कोई भी रणनीति मैं नहीं दे रहा हूँ। एक इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए मैं बता सकता हूँ कि 2445 के अगर आसपास आता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, उसमें आपका 2450 का एसएल रहेगा। अगर इसके ऊपर 1 घंटा बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 2445 पे शॉर्ट मार के 2440 35 आता है, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ अपने आप। तो दोस्तों मैंने आपको गोल्ड के लेवल्स भी दे दिए हैं, सारे करेंसीज के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि जो भी मैंने लेवल्स दिए केवल आपको नॉलेज के लिए दिए हैं, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प मिल जाए। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो, ना तो मैं ना एक्सएम का कोई एम्प्लॉय, ना एक्सएम खुद इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर ट्रेड लें। चैनल को जरूर लाइक करें दोस्तों, जब आप चैनल लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों की नॉलेज के लिए, विजडम के लिए लेकर आने वाले हो सकें। थैंक यू सो मच।